नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी और व्यवस्थाओं में खामियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से कहा, हम यह बहुत साफ कह देना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जानकारी गलत है। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की सूचनाओं को दबाया जाए। हमें ये आवाजें सुनने दें। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आती है तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। जस्टिस देवाई चंद्रचूड़ ने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से फिर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीन अलॉटमेंट के लिए एक राज्य पर दूसरे राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लिए 5 सवाल। 1. ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। 2. आपको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीद है। 3. निरक्षर और ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। 4. केंद्र सरकार कहता है कि 50% वैक्सीन राज्यों को मिलेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस मामले में निष्पक्षता कैसे बरतेंगे। 5. 18 से 45 वर्ष के बीच की कितनी आबादी है। केंद्र इसका स्पष्ट जवाब देगी। चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो जाएंगे। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए हैं, जहां इनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। थोड़ी ही देर में ये भी प्रशासन को दे दी जाएगी। इसके बाद लालू रिहा हो जाएंगे। अभी यह तय नहीं है कि लालू रिहा होने के बाद भी एम्स के यही रहेंगे या फिर बेटी मीसा भारती के लिए दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर। एम्स में 25 जनवरी से लालू का इलाज चल रहा है। हालांकि मीसा के आवास पर भी पूरी तैयारियां कर रही गई है। लालू के परिवार ने बताया कि अभी राजद प्रमुख को पटना नहीं भेजा जाएगा। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोई जख्म नहीं उठा सकते हैं। परिवार का कहना है कि दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है। लालू को डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए। ऐसे में दिल्ली उनके लिए बेहतर है। रिहाई के बाद लालू कहा रहा है कि यह एम्स तय करेगा। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ही परिवार फैसला लेगा। डॉक्टरों की मंजूरी के बाद ही लालू को घर ले जाया जाएगा। इस स्थिति में वे मीसा के घर ही जाएंगे। हालांकि परिवार यह भी मान रहा है कि अभी लालू का एम्स में रहना बेहतर है। कोरोना को लेकर लापरवाही या इससे हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। यह सबक यूपी के बरेली में नवाबाज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रहे केसर सिंह गंगवार की मौत के मामले से लिया जा सकता है। केसर सिंह की कोरोना संक्रमण की वजह से 28 अप्रैल को मौत हो गई। उनके मौत के बाद एक न्यूज चैनल का वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त है जब केसर सिंह विधानसभा पहुंचे थे। रिपोर्टर ने विधायक से पूछा कि कोरोना काल है और मास्क भी नहीं लगा रखा है। जवाब में विधायक ने कहा था कि मास्क, अब कोविड खत्म हो चुका है, अब कोविड कहाँ रखा है। ऐसा कहकर वे मोबाइल पर बात करते हुए आगे निकल गए। केसर सिंह गंगवार की हालत अचानक बिगड़ने पर 10 अप्रैल को उन्हें बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजन का आरोप है कि केसर सिंह को 24 घंटे तक एक आईसीयू बेड नहीं मिल पाया है, इसलिए उन्हें नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां इलाज के दौरान 2 दिन पहले केसर सिंह ने दम तोड़ दिया। विधायक के बेटे विशाल गंगवार ने भी योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अपने ही विधायक का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। विशाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री ऑफिस में बार बार कॉल करने के बाद भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। इंदौर में शुक्रवार को भीषण आगजनी में 6 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग नवलखा चौराहे पर स्थित सेंट रोड रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप, चश्मे की दुकान, शू शॉप और लाइब्रेरी में लगी थी। आग की चपेट में आने से दुकान के भीतर सो रहे रेस्टोरेंट के मालिक के भाई जो जलने पर मौत हो गई थी। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। आग के कारण लाखों रुपए के नुकसानी का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर टीम आरसी पंडल के अनुसार नवलखा चौराहे से खालसा बिल्डिंग में सुबह 8 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। यहां पहुंचे तो
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने सुबह रेस्टोरेंट में धुआं उठता देखा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस और फायर टीम को सूचना दी थी। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि उनके पास स्थित मेडिकल स्टोर, चश्मे की दुकान, शू शॉप के साथ ही ऊपर स्थित एक लाइब्रेरी सहित कुल 6 दुकानों को चपेट में ले लिया गया। लगातार फैल रही आग के साथ ही पूरी बिल्डिंग में धुआं भी तेजी से बढ़ने लगा था। बिल्डिंग धुएं और आग की लपेटों से गिर चुकी थी, जो दूर से गुजर रहे लोगों को भी नजर आ रही थी। इंदौर के एक पुलिस अफसर कोरोना काल में अपनी दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं। घर में 14 साल का बेटा कोरोना संक्रमित है, लेकिन वह रोज ड्यूटी पर आकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। यही नहीं, वे कोविड अस्पताल में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों का इलाज भी कर रहे हैं। वह पुलिस अफसर हैं एसपी राजेश सहाय, जो कोरोना काल में मिसाल पेश कर रहे हैं। उनकी पत्नी कैरल चुनाव में ऑब्जर्वर की ड्यूटी कर रही है। विशेष शाखा के एसपी राजेश सहाय डॉक्टर भी हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इंदौर के सैकड़ों पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए थे, इसलिए पुलिस लाइन में 48 घंटे में कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई थी। राजेश सहाय अपनी ड्यूटी के बाद यहां पर संक्रमित साथियों का इलाज भी कर रहे थे। राजेश की पत्नी राखी सहाय पीएससी कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर है। उन्होंने केरल में चुनाव के चलते ऑब्जर्वर की ड्यूटी के लिए भेजा गया था। इसी बीच उनका 14 वर्षीय बेटा रुद्राक्ष 4 दिन पहले ही पॉजिटिव पाया गया है। घर पर राजेश ही बेटे की देखरेख पर रहता है। डीआईजी मनीष कुपोरिया की मुताबिक राजेश सहाय ने एमबीबीएस और एमडी की डिग्री ले रखी है। पुलिस विभाग में भर्ती होने के पहले वे एक बड़े अस्पताल में आईसीयू प्रभारी थे। पुलिस लाइन स्थित जिस कोविड-19 अस्पताल को हाल में शुरू किया गया था, उसे राजेश सहाय की देखरेख ही तैयारी की जा रही थी। इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा कि उनका 14 वर्षीय बेटा रुद्राक्ष भी कोरोना संक्रमित है, लेकिन वे रोजाना आकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आपने टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह, क्या बात है। वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अलवर में गुरुवार रात लॉर्ड्स डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में तकनीकी खामी के चलते आईसीयू में सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। आईसीयू में 5 मरीज भर्ती थे। शिफ्टिंग के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इस बीच अस्पताल के बाहर परिजनों की चीख पुकार मच गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की, लेकिन 4 घंटे तक अस्पताल प्रशासन नानुकुर करते रहे। बाद में हालात बिगड़े तो आईसीयू के मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान एम्बुलेंस में एक मरीज की मौत हो गई। अस्पताल में गुरुवार शाम 7 बजे ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल का मीटर खराब होने का पता चला है। दरअसल यहां ऑक्सीजन की खपत अचानक बढ़ गई थी। काफी ऑक्सीजन सिलेंडर ही बचे थे। इससे सिलेंडर जल्दी खत्म हो जा रहे थे। मरीजों को ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम मिलने का लगा था। जिसकी जांच की गई तो कंट्रोल पैनल का मीटर ही खराब पता चला था। अस्पताल में अचानक आईसीयू में ऑक्सीजन का मीटर खराब होने के बाद मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने में देरी की गई थी। इस बीच मरीजों को परिजन प्रशासन के आला अधिकारियों से गुहार करते हैं, लेकिन देर रात तक उनको यही कहा जाता है कि मीटर सही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन की भी कमी नहीं बताई गई थी। हालांकि एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने सीधे आरोप लगाए कि प्रशासन की लापरवाही रही। वे कई घंटे से अवगत कराते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। कई घंटे बाद जब शिफ्टिंग की गई तो एम्बुलेंस में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक ने दम तोड़ दिया, जिसके परिजनों की रात भर चीख पुकार चलती रही।
अजमेर में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही व नगर निगम व सफाई को लेकर बेपरवाही के आगे यह तमाम प्रयास बेमानी साबित हो रही है। शहर के मुख्य ऋषि घाटी शमशान स्थल को लेकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषि घाटी शमशान स्थल पर कोविड पॉजिटिव व सामान्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ सफाई के कोई इंतजाम नहीं किया जाता। यहाँ जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों की ओर से मुंह पे मास्क व हैंड ग्लव्स भी फेंके जा रहे हैं। ऐसे में इनसे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है और क्षेत्रवासियों ने सुचारू रूप से सफाई व सैनिटाइजर करने के लिए मांग की है। ऋषि घाटी शमशान स्थल पर कोविड पॉजिटिव मरीजों का दाह संस्कार भी किया जाता है। यहाँ आने वाले लोग मुंह पर मास्क व हैंड ग्लव्स पहने हुए होते हैं। जब दाह संस्कार हो जाता है तो ये लोग अपना मास्क व हैंड ग्लव्स यहीं पर उतार कर फेंक जाते हैं। ऐसे में यह संक्रमण का खतरा बढ़ा रहा है। लोगों को तो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई के इंतजाम भी नहीं है। उदयपुर के मोक्षधाम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने शहर के 4 मोक्षधाम का अचूक निरीक्षण किया, जहां महामारी के इस दौर में मृतकों को परिजनों के साथ चौथ वसूल की जा रही है। इसके बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक को अगर नगर निगम आयुक्त को पत्र भेजकर मोक्ष का धाम दलालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुलदीप ने बताया कि उन्होंने शहर के सेक्टर 3 मोक्षधाम में खुद मृतक के परिजन बन औचक निरीक्षण किया, जहां नगर निगम का कोई भी कर्मचारी या चौकीदार मौजूद नहीं था। इसके बाद वहां मौजूद कुछ युवकों ने एडीजे कुलदीप से संपर्क किया और कोरोना से हुई मौत का अंतिम संस्कार करने की बात कही, जिस पर वहां मौजूद राजेश गोराना नाम के युवक ने 15,000 रुपए में अंतिम संस्कार करने की हामी भरी। इसके बाद एडीजे कुलदीप ने अंतिम संस्कार की राशि कम करने की मांग की। इस पर राजेश नहीं माना और बोला कि कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार का यही रेट है। अगर सामान्य शव होता तो 3,000 रुपए में अंतिम संस्कार का देता। इस पर एडीजे कुलदीप ने राजेश से मोक्षधाम की प्रक्रिया पूछी, जिस पर राजेश बता कि लकड़ियों का खर्च भी आपका ही होगा, हम सिर्फ एम्बुलेंस से शव उतारकर चिता पर रख देंगे, अंतिम क्रियाओं में आपका साथ भी देंगे। इसके बाद एडीजे कुलदीप ने सोच कर बताने के लिए बात कही। औचक निरीक्षण के दौरान एडीजे कुलदीप सवीना मोक्षधाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से मौत हुई का अंतिम संस्कार करने की बात की, जिस पर वहां मौजूद शख्स ने 2100 रुपए की मांग की। कहा कि इस शमशान घाट में 4 पीढ़ियों से हमारा कब्जा है। इसके बाद एडीजे कुलदीप ने उसके गले में लटके कार्ड को देखा तो पता चला कि वह इंडियन ऑयल का कर्मचारी था, जो मोक्षधाम में आने वाले लोगों से चौथ वसूल कर रहा था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र जिले के ग्राम हिंगड़ादी में सरकारी नर्सरी में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से नर्सरी में लगे पौधों का भारी नुकसान हुआ है। आग की सूचना पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन दल को रवाना किया गया है। वहां पहुंचकर बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण अज्ञात है। दुर्ग जिले के नदीनी थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगादेड़ में गुरुवार की देर रात अचानक अज्ञात कारणों से सरकारी नर्सरी में भयंकर आग लग गई थी। आग के चंद मिनट बाद देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया था और आग आसपास की तरफ फैलने लगी थी। अपनी चपेट में कुछ बड़े पेड़ों को ले लिया था। जब आग फैलने लगी तब फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया था। उसके बाद काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया था। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पंजाब सरकार ने कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए हैं। शुक्रवार का जलंधर बस स्टैंड पर प्रोफेसर MP सिंह ने स्कूल बस के भीतर स्टूडेंट्स की क्लास लगाई। इस दौरान 10 बच्चे वहां पहुंचे थे। उन्होंने यह विरोध इसलिए किया ताकि पंजाब सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके कि कोचिंग सेंटर बंद होने से बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। सरकार कोरोना के सख्त नियम तय कर दिए हैं, लेकिन उन्हें कोचिंग सेंटर खोलने दे। इस दौरान वहां आए 12वीं क्लास के बच्चों ने भी कहा कि ऑनलाइन क्लास से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है।
कभी उनका नेट ढंग से नहीं चलता है तो कभी कंप्यूटर या मोबाइल खराब हो जाता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। 12वीं के स्टूडेंट पीयूष ने कहा कि ऑनलाइन क्लास की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, उसके चश्मे पहनने पड़ रहे हैं, उन्हें कुछ ढंग से समझ भी नहीं आता है। अगर किसी इश्यू को लेकर कोई डाउट हो तो क्लियर नहीं हो पाता है। कोचिंग फेडरेशन के जिला प्रधाव के केमिस्ट्री गुरु के संचालक प्रोफेसर MP सिंह ने कहा कि जिस यूके स्ट्रेन ने भारत में तबाही मचा दी है, उस यूके में भी पढ़ाई बंद नहीं की जा रही है। सरकार ने बसों में 50% यात्रियों को बैठने की छूट दी है, इसलिए वो 52 सीट की बस में सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऐतराज ना हो तो वो आगे भी और बच्चों को बुलाकर बस में ही कोचिंग सेंटर चलाने का काम करें। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, Oh my dear, come here. डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ। डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज। Oh my dear, come here. डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना. डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज। Oh my dear, come here. What you do? रियल बाइट, ये बुलाता है। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए वोट पड़ रहे हैं। कुल 2 करोड़ मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान 55 लाख से अधिक प्रत्याशियों की दाव लग चुकी है। लेकिन इस बीच सीतापुर, मथुरा, अलीगढ़, बहराइच में मारपीट, पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है। कई लोग घायल हो चुके हैं। इस दौरान सीतापुर में मतपेटी में पानी डाल दिया गया है। अलीगढ़ में मतपेटी को लूटने के लिए प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उग्रवादियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात पर काबू पा लिया है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हथियारों शेखपुर में फर्जी वोटिंग के लिए दौरान 2 पक्ष में बंटित हो गया है। विवाद के दौरान कहा पथराव और गोलियां भी चली। जानकारी के अनुसार हथौड़ी निवासी जयप्रकाश सिंह उर्फ मिंटू, जो कि प्रधान पद कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा था। दूसरे पक्ष का आरोप है कि मिंटू सिंह ने अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए नाजायज वोट डलवाए। दूसरे पक्ष का यह भी कहना है कि बियोली में से मिलकर मिंटू सिंह ने दूसरे पक्ष के लगभग 150 वोट कटवा लिए हैं, जिसके विरोध करने पर मिंटू सिंह ने मौके पर समर्थकों से पत्थरबाजी करवाई और गालियां भी दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ASP राजीव दीक्षित, CO अभिषेक प्रताप, SDM मोहाली और ADM ने हालात पर काबू पाया है। पुलिस का कहना है कि दंगा फसाद करवाने वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर के कानूनी कार्रवाई करने का जनता को आश्वासन दिया गया है। वहीं तालगांव के समेसा गांव में लोगों ने मतपेटी लूटने का प्रयास किया और जब कामयाब नहीं हुए तो उसमें पानी डाल दिया गया। कानपुर में पनकी स्थित ऑक्सीजन प्लांट में शुक्रवार सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि सिलेंडरों के गिरने से उसके नीचे दबकर 2 मजदूर घायल भी हो गए। यह घटना दादानगर औद्योगिक क्षेत्र की है। सूचना पाकर पुलिस जांच में जुटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना गोविंद नगर अंतर्गत दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 4 बजे की ऑक्सीजन प्लांट के अंदर मर्दनपुरा निवासी मजदूर मुराद अली सिलेंडर फिलिंग का काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि मजदूर का शरीर बुरी तरह शक्त विषक्त हो गया है और वहीं पास में काम कर रहे हैं अन्य 2 मजदूर विस्फोट के धमाके से आसपास रखे सिलेंडर के नीचे दब गए। धमाके की आवाज सुनकर बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर प्लांट के अंदर आया तो उसने देखा कि एक मजदूर क्षत विक्षत हालात में पड़ा है, तो वहीं अन्य 3 सिलेंडरों के नीचे दबे हुए हैं। आनन फानन में उसने पुलिस और प्लांट के मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के तत्काल मजदूरों को पास में एक निजी
अस्पताल में ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मुराद अली को मृत घोषित कर दिया। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में ऑक्सीजन किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट पर जिला प्रशासन की ओर से तैनात किए गए नायब तहसीलदार ने बताया कि घटना की जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को दे दी गई है। एक प्रेमी जोड़े की बढ़ती प्रेम डींगे परिवार को इतनी नागवार गुजरी कि लड़की पक्ष ने लड़के के गांव पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया है। मारपीट के इरादे से पहुंचे इन लोगों की नीयत बांप कर लोग घरों से भाग पड़े हुए हैं और नाराज पक्ष के पूरी बस्ती को हो गई है कि हवाले कर दिया है। मामला बरसियात थानगरद ग्राम अजबापुरा का है। यहाँ सपेरा बस्ती में बुधवार की रात करीब 10 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 दर्जन से ज्यादा लोग उपद्रव करने पहुंचे थे। मारपीट के डर से बस्ती के लोग भाग निकले, जिसके बाद उनके टपरों में आग लगा दी गई थी। इस आगजनी में करीब 8 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। पुलिस ने गुर्जर समाज के 2 दर्जन लोगों के खिलाफ बलवा और आगजनी समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज के मुताबिक अजबपुरा गुजर बहुलिया गांव की है। करीब 1 महीने पहले गांव की एक किशोरी लापता हो गई थी। इस मामले में गांव के बाहर स्थित नाथ समाज की बस्ती में रहने वाले एक नाबालिग पर केस दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में दोनों नाबालिग लौट आए थे। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के बोल पर संपूर्ण गुर्ज भेज दिया गया था। इस घटना के बाद से गुर्जर समाज के लोग रंजिश पाल कर बैठे हुए थे। नाथ समाज के लोग जानते थे कि बस्ती में वह लोग किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे गुर्जर समाज के 2 दर्जन से अधिक लोग गांव में घुस आए थे। इस साथ इतने सारे लोग को एक साथ देखते हुए नाथ समाज के लोग घरों से भाग निकले। इसके बाद नाथ समाज के टपरों में आग लगा दी गई थी। पुलिस ने शर्मनाथ सपेरा की रिपोर्ट पर मेहरबान सिंह को फतेह सिंह समेत 2 दर्जन लोगों को खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई। बड़ी खबर पटना से आ रही है कि बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती थे। थोड़ी देर पहले ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है। मुख्य सचिव अरुण कुमार के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद वक्त जाहिर किया है। बता दें कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रविशंकर सिंह की मृत्यु हो गई थी। देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है। राज्यों में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 13,079 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 1985 बैच के IAS अफसर अरुण कुमार सिंह पिछले महीने बिहार के मुख्य सचिव बने थे। दीपक कुमार की जगह पर अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव बने थे। दीपक कुमार को प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राहुल बजाज ने देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब जबकि उनकी जगह नीरज बजाज कंपनी की कमान संभालेगा। निजर इस समय कंपनी में एक गैर कार्यकारी निर्देशक हैं। राहुल बजाज 30 अप्रैल 2021 के बजाज ऑटो से गैर कार्यकारी निर्देशक और अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। कंपनी ने गुरुवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। नीरज बजाज राहुल बजाज के चचेरे भाई हैं। उन्होंने औद्योगिक में 35 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने सितंबर 2006 में बजाज ऑटो ज्वाइन किया था। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।